हेलो फ्रेंड्स, मैं अलका शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार कंपनी भारत में शासन करना शुरू करती है, तो कैसे वह व्यापारिक कंपनी से प्रशासक बन जाती है और ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए एक्ट बनाए जाते हैं। लेकिन 1857 की क्रांति, जिसे 1857 का विद्रोह भी कहते हैं, उस क्रांति के बाद भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और शासन सीधा क्राउन के हाथ में आ जाता है, यानी ब्रिटिश राजा या रानी के नियंत्रण में भारत का शासन आ जाता है और भारत का शासन ब्रिटिश राजा या रानी चलाने लगते हैं। उसके बाद जो एक्ट आए उन्हें अधिनियम के नाम से जाना गया और इन अधिनियम के द्वारा भारत में विभिन्न बदलाव किए गए, जो भारत में आने वाले संवैधानिक व्यवस्था का एक प्रस्थान बिंदु रहा। तो किस अधिनियम से क्या बदलाव किए गए हैं और ऐसे क्या प्रावधान किए गए जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें ही मैंने ऐड किया है, इसमें शॉर्ट लिस्टेड किया है। उन्हें ही मैं समझाऊंगी भी और आपको इस वीडियो में याद भी करवा दूंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आते हैं 1857 की क्रांति के बाद एक अधिनियम लाया जाता है जिसे 1857 का भारत सरकार अधिनियम कहते हैं और इस अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस अधिनियम की घोषणा कहाँ हुई थी। तो इस अधिनियम की घोषणा 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने प्रयागराज के मिंटो पार्क में एक दरबार लगाकर की थी और इसमें क्या क्या प्रावधान थे, इन्हें देखते हैं। इनमें था कि कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया, क्योंकि कंपनी के शासन के दौरान व्यापारिक एकाधिकार तो समाप्ति हो चुका था पहले ही। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 1833 के चार्टर एक्ट से कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद अब इतना बड़ा विद्रोह हुआ कि भारत का कंट्रोल उनके हाथों से निकल गया। ऐसे में ब्रिटिश सत्ता ने यह निर्णय लिया कि कंपनी का शासन भारत से समाप्त कर दिया जाए और भारत का संपूर्ण शासन ब्रिटिश राजा या रानी, उस समय जो महारानी विक्टोरिया थी, उनके अधीन कर दिया जाए। तो एक तो कंपनी के शासन पर अधिकार रखने के लिए जो भारत में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए गए थे ना, दो संस्थाएं बनाई गई थी। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उनकी जगह भारत सचिव का पद बनाया गया, यानी उनको समाप्त कर दिया गया। उन पद को समाप्त करके उनकी जगह भारत सचिव का पद बनाया गया। कहाँ पर? तो ब्रिटेन में। और उस भारत सचिव का कार्य क्या था? भारत सचिव का कार्य था कि भारत से संबंधित शासन व्यवस्था को देखना। और ये भारत सचिव होते कौन थे? तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य होते थे, अर्थात ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर होते थे, जिन्हें चुना जाता था एज अ भारत सचिव। और उनका कार्य होता था कि भारत के संबंध में निर्णय लेना और भारत का शासन कैसे चले, ये उस सचिव के माध्यम से होता था। तो इसके द्वारा क्या किया गया? नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल को भारत से समाप्त कर दिया गया और भारत सचिव नामक नए पद का सृजन किया गया। अब क्या यह निर्णय सचिव अकेले लेते थे? तो नहीं, 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई। भारत सचिव की सहायता के लिए भारत परिषद का गठन किया गया और इस परिषद में कुल कितने सदस्य थे? तो 15 सदस्य होते थे इस परिषद में। और भारत सचिव को कोई भी निर्णय लेना होता था तो इस परिषद की मदद से ही भारत सचिव निर्णय लेते थे। तो इस एक्ट के ये पॉइंट आपको समझ आ चुके होंगे कि कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सत्ता आ गई। दूसरा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन्हें समाप्त कर दिया गया और एक नए पद का सृजन किया गया, नया पद सृजित किया गया जिसे भारत सचिव कहा गया। और भारत सचिव की मदद के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसमें 15 सदस्य थे जो कि भारत सचिव की मदद करते थे। और इसके अलावा भारत सचिव और भारत परिषद के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाता था। भारत सचिव का जो भी व्यय होता था ना, भारत पर व्यय कर दिया गया और उसे नाम दिया गया होम चार्जेस। ब्रिटिशर का कहना था कि भारत सचिव का पद चूंकि भारत के लिए किया गया है और ये कार्य भी भारत के लिए करता है, इसलिए पूरे ऑफिस का खर्च भारत से लिया जाएगा और उसे चार्जेस को क्या नाम दिया गया? तो होम चार्जेस। और होम चार्जेस के नाम पर ब्रिटिश के भारत सचिव और ऑफिसर का सारा खर्च भारत के राजकोष पर डाल दिया गया। और इसके अलावा फाइनल पॉइंट क्या किया गया? तो वायसराय। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, पिछले एक्ट में पढ़ा था कि किस तरीके से पहले गवर्नर बनते हैं, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं और फिर भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया।
तो इसी एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके एक नवीन पद भारत के वायसराय पद का गठन किया गया। वायसराय का अर्थ क्या होता है? वायसराय जिसका अर्थ होता है राजा का प्रतिनिधि। क्योंकि अब शासन क्राउन के हाथों में चला गया था, तो अब भारत में गवर्नर जनरल जो थे ना, वो अब वायसराय कहलाते थे और वो राजा के प्रतिनिधि के तौर पर भारत में शासन करने लगे। और प्रथम वायसराय कौन बना? तो लॉर्ड कैनिंग बना, जो उस समय जब 1857 की क्रांति हुई थी भारत में, तो उस समय एज अ गवर्नर जनरल भारत में पोस्टेड था। तो उसी को मौका मिला, क्योंकि उसी के समय 1858 का अधिनियम आया, तो उसी को मौका मिला प्रथम वायसराय बनने का। तो प्रथम वायसराय बनता है लॉर्ड कैनिंग। तो पूरे पॉइंट को आप लोग आसानी से याद रखें, आसानी से समझते चलें, तो कुछ भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। और इसी के तहत कहा गया कि उन भारतीयों को कैद से रिहा कर दिया जाएगा जिन्होंने 1857 के विद्रोह में किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है। तो जो 1857 की क्रांति के दौरान जो भी भारतीय गिरफ्तार किए गए थे जिन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की थी, तो 1858 के अधिनियम से ये घोषणा की गई कि उन भारतीयों को रिहा कर दिया जाए जिन्होंने 1857 के विद्रोह में किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है, उन्हें छोड़ दिया जाए। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार अब सहिष्णुता की नीति पर चलेगी और भारत में राज्य विस्तार अब नहीं किया जाएगा और भारतीयों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। तो 1858 का भारत सरकार अधिनियम में इतने प्रावधान जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हें आप लोग जरूर याद रखें। इसके बाद अगला अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम 1861। तो 1858 के अधिनियम के 3 वर्ष पश्चात 1861 का अधिनियम आता है और इसमें क्या हुआ, तो जो परिषद थी ना ब्रिटिश गवर्नर की, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था ना, ब्रिटिश गवर्नर की जो परिषद होती थी वो अब चूंकि गवर्नर क्या बन चुका था, वायसराय बन चुका था। तो पिछले एक्ट में हमने पढ़ा था कि उस परिषद में 4 सदस्य थे, उसकी परिषद में 4 सदस्य थे, फिर 3 सदस्य किए गए और उसके बाद फिर उसमें एक विधिक सदस्य जोड़ दिया गया, तो 4 सदस्य फिर से हो गए थे। अब उसमें से फिर एक विधिक सदस्य जोड़ दिया गया। एक विधिक सदस्य पहले से था, उसमें एक विधिक सदस्य और जोड़ दिया गया। तो अब कितने हो गए? 5 सदस्य हो गए और एक वायसराय हो गया, टोटल हो गए 6 सदस्य। तो अब उस परिषद को 6 सदस्यीय परिषद कर दिया गया। किसके तहत? तो 1861 के अधिनियम के तहत किया गया। और इसके अलावा विधानसभा की व्यवस्था भारत में, जो राज्यों में विधानसभा आपको दिखाई देती है या फिर केंद्र स्तर पर संसद दिखती है, इस व्यवस्था का पहला प्रस्थान बिंदु माना जाता है 1861 का अधिनियम, क्योंकि इसी अधिनियम से भारत में विधानसभा की स्थापना की गई। और मुख्य पॉइंट क्या है कि इस अधिनियम में भारत में विधानसभा की शुरुआत हुई। किस अधिनियम से? तो 1861 के अधिनियम से भारत में विधानसभा की शुरुआत होती है। उसके अलावा वायसराय को कुछ अधिकार दिए गए, जैसे कि वायसराय क्या करते थे, उनकी कार्यकारिणी परिषद थी जिसकी मदद से वो कार्य करते थे। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी और उसी की मदद से वो कार्य करते थे। तो अब वायसराय को ये अधिकार दे दिया गया कि काम करने वाले कार्यकारिणी में कम से कम 6 सदस्य और ज़्यादा से ज़्यादा 12 सदस्यों को चुन सकते हैं। जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है ना, उसमें अब वायसराय कम से कम 6 सदस्यों को चुन सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 12 सदस्यों को चुन सकता है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भारत में विधानसभा की व्यवस्था है, इस चीज़ को याद रखें। और इसके अलावा एक सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम से मिला? तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार 1861 के अधिनियम से दिया गया। तो 3 पॉइंट आप लोग इससे जरूर याद रखें। 1861 के भारत परिषद अधिनियम से 3 पॉइंट आपको याद ही रखने हैं। पहला तो ये याद रखना है कि इस अधिनियम के द्वारा वायसराय की केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 जो थी उससे बढ़ाकर के 5 कर दी गई। और 5वां था कौन? तो वो विधिवेत्ता था, विधिक सदस्य था। और इसके अलावा जो भारत में विधानसभा की शुरुआत हुई ना, भारत में विधानसभा की जो स्थापना की गई वो इसी अधिनियम से की गई। और वायसराय को अधिकार दिया गया कि वो अध्यादेश जारी कर सके। तो वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई 1861 के अधिनियम से। इसके बाद जो अगला अधिनियम है वो है 1892 का अधिनियम। 1892 का अधिनियम, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जिन्हें आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। हमने देखा कि कम से कम 6 सदस्य और अधिक से अधिक 12 सदस्यों को चुनने का अधिकार था।
वायसराय को, तो उसे थोड़ा और बढ़ा दिया गया 1892 के अधिनियम से। और बढ़ाकर कितना किया गया कि अब वो कम से कम 10 सदस्य और अधिक से अधिक 16 सदस्यों का चुनाव कर सकता है, और अपनी कार्यकारिणी में कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 सदस्य वो चुन सकता है। इसके अलावा भारतीय व्यवस्था में निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किस अधिनियम से हुई, तो 1892 के अधिनियम से मानी जाती है। तो याद रखें, विधानसभा का सिस्टम 1861 से शुरू किया गया और निर्वाचन का सिस्टम 1892 से शुरू किया गया। इसके अलावा केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्य को वार्षिक बजट पर बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्य को वार्षिक बजट पर बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम से दिया गया, तो 1892 के अधिनियम से दिया गया। जो केंद्रीय विधान परिषद थी ना, उसमें जो बजट पेश होता था, तो भले ही भारतीयों को वोट देने का अधिकार नहीं था, अभी भी उनसे मत नहीं लिया जाता था, लेकिन उस वार्षिक बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया। किसके थ्रू, तो 1892 के अधिनियम। अर्थात केंद्रीय परिषद में जब बजट पेश किया जाता है तो भारतीयों को क्या अधिकार मिला, तो बहस करने का और प्रश्न पूछने का। हालांकि उस बजट में वो मतदान नहीं दे सकते हैं, मतदान का अधिकार नहीं था। तो 3 अधिनियम हम लोगों ने देख लिए। कौन कौन से देख लिए? हमने देखा 1858 का अधिनियम, 1861 का और 1892 का। अब अगला जो अधिनियम है वो है 1909 का भारत शासन अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, और ये बहुत ही फेमस है। कौन कौन से? 1909, 1919 और 1935। ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो 1909 का अधिनियम, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मार्ले इस समय भारत सचिव के रूप में ब्रिटेन में काम कर रहा है और मिंटो एज अ वायसराय भारत में काम कर रहा है। तो इसे मार्ले मिंटो एक्ट के नाम से जाना गया। इस एक्ट का नाम मार्ले मिंटो एक्ट इसी वजह से पड़ा। और इस अधिनियम को लाने के पीछे का उद्देश्य 1892 के अधिनियम में व्याप्त दोषों को दूर करना है और भारतीय उग्रवादी आंदोलन को कमजोर करना इस अधिनियम का उद्देश्य था। और इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, अभी हमने बात कर ली। और इस अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन को बढ़ावा दिया गया और मुसलमान को पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार देकर के वोट डालो और राज करो की नीति को बढ़ावा दिया गया इसी अधिनियम के माध्यम से। और इसके अलावा विधानमंडल के आधार पर शक्ति में वृद्धि हुई। जो विधानमंडल का आधार है उसमें और वृद्धि की गई, जो कि विधानमंडल की संरचना शुरू कहाँ से हुई थी, तो 1861 से। हमने पीछे पढ़ा ना कि विधानमंडल की संरचना की शुरुआत 1861 के अधिनियम से हुई थी। और थोड़ा सा बजट में बहस और प्रश्न पूछने का जो अधिकार मिला था वो 1892 के अधिनियम से मिला था। अब और शक्ति बढ़ाई गई और भारतीयों को विशेष रूप से कुछ अधिकार दिए गए, कुछ अधिकार उनके बढ़ाए गए, उनकी सीटों को बढ़ाया गया। इसके अलावा सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। और पीछे सिर्फ बजट में हमने देखा कि प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सार्वजनिक विषयों पर भी वो प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पर किसी भी सार्वजनिक विषय जिसमें जनता के हित जुड़े थे उसमें प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को दे दिया गया। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि सार्वजनिक विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया, तो 1909 के एक्ट के तहत। आप लोग जब क्रम से एक्ट पढ़ेंगे तो सारी स्टोरी आपको समझ में आती जाएगी। फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा कि बजट में प्रश्न पूछने का अधिकार कब मिला या पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब मिला। जब आप क्रम से पढ़ते चलेंगे तो आपको ईयर भी याद होते चलेंगे और घटनाएं भी याद होती जाएंगी। तो इस अधिनियम द्वारा क्या किया गया, परिषद के सदस्यों को लोकहित के विषयों पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। और इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा लंदन में स्थित भारत परिषद में केसी गुप्ता और सैयद हुसैन विलग्रामी नामक 2 भारतीयों को भी शामिल किया जाता है। और इस अधिनियम द्वारा भारत में स्थित वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में स्थित वायसराय की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो उनका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसके बाद अगला अधिनियम है 1919 का अधिनियम। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर भी मॉन्टेग्यू भारत सचिव है ब्रिटेन में और चेम्सफोर्ड कौन है, तो वायसराय हैं। और इन दोनों के द्वारा बनाया गया अधिनियम 1917 में बनाया गया था और लागू होता है 1919 में। अब इसके प्रमुख बिंदु क्या थे, इनको देखते हैं।
तो इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था अपनाई गई। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखें कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था कब अपनाई गई, किस अधिनियम से, तो 1919 के अधिनियम से। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब क्या है, तो अगर आज हम देखें जो संसद है भारत में, इसमें लोकसभा है और राज्यसभा है। कितने सदन हुए, तो 2 सदन हुए, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये 2 सदन वाली व्यवस्था केंद्र में कब लाई गई, तो 1919 में लाई गई थी। तो जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है, भारत का संवैधानिक विकास। मतलब आज जो हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट सिस्टम है ना, कैसे धीरे धीरे डेवलप होकर यहाँ तक पहुँचा। केंद्र में 2 सदन जो हुए, उच्च सदन और निम्न सदन, ये कहाँ से शुरू हुआ, तो 1919 के अधिनियम द्वारा ये शुरू हुआ। और क्या है ये, तो उच्च सदन यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे वर्तमान में राज्यसभा के नाम से जानते हैं। तो उस समय जो द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की गई, उसमें एक सदन का नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट और दूसरा था काउंसिल ऑफ असेंबली, जिसे आज हम लोकसभा के नाम से जानते हैं। तो उस समय काउंसिल ऑफ असेंबली में कितने सदस्य थे, तो 144 सदस्य थे, और काउंसिल ऑफ स्टेट में कितने थे, तो 60 सदस्य थे। तो केंद्रीय द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ किस अधिनियम से हुआ, तो 1919 के अधिनियम से, या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा हुआ। इसके बाद फिर है इस सुधार में भारत को डोमेनियन या फिर स्वशासन दर्जा देने की बात भी की गई थी 1919 के अधिनियम में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वशासन देने का दर्जा किस अधिनियम में सर्वप्रथम कहा गया था, तो वो था 1919 का अधिनियम। इस सुधार में भारत को डोमेनियन या स्वशासन दर्जा देने की बात की गई थी। और इस अधिनियम के द्वारा भारत के सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए मुसलमानों के अलावा सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीयों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का दर्जा देने की बात की गई। और इसी अधिनियम से सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार भी दिया गया। और भारत सचिव के लिए एक हाई कमिश्नर पद का भी गठन किया गया इस अधिनियम के द्वारा। और इस अधिनियम से क्या किया गया, तो इसके द्वारा सर्वप्रथम भारत में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैत शासन कब से लगाया गया, कब से लागू किया गया, किस अधिनियम से, तो 1919 के अधिनियम से प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। इसके अलावा केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग कर दिया गया और प्रांतीय विषयों को 2 भागों में, 2 श्रेणियों में बांटा गया। द्वैत शासन क्या है, इसको समझिए। अगर आपने इसको समझ लिया, इस स्ट्रक्चर को समझ लिया, फिर दोबारा आपको ये नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो प्रांतीय विषयों को क्या किया गया, 2 भागों में बांटा गया। द्वैत शासन लगा करके 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया। और इसमें जो प्रांतीय विषय हैं, इनको 2 भागों में विभाजित किया गया। ध्यान से समझें, एक तरफ आरक्षित विषय, एक तरफ हस्तांतरित विषय रखे गए। आरक्षित विषय का मतलब है जो महत्वपूर्ण विषय हैं, जो भी महत्वपूर्ण विषय हैं उन्हें आरक्षित कर लिया गया, और जो कम महत्वपूर्ण विषय हैं उन्हें हस्तांतरित कर दिया गया, यानी कि भारतीय मंत्रियों को दे दिया गया। क्योंकि एक तरफ है, देखिए आप देखें, आरक्षित विषय जो है ना, ये गवर्नर जनरल द्वारा शासन किए जा रहे हैं आरक्षित विषयों पर, और जो ये हस्तांतरित विषय हैं इसे भारतीय मंत्रियों द्वारा शासन किया जा रहा है। तो जो ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय थे उन्हें गवर्नर जनरल ने अपने पास रख लिया, आरक्षित कर लिया, और जो हस्तांतरित कर दिए वो कम महत्वपूर्ण विषय थे, उन्हें हस्तांतरित कर दिया, यानी भारतीय मंत्रियों को दे दिया। और आरक्षित विषयों को गवर्नर जनरल ने अपने हाथों में ले लिया, इसी भारतीय मंत्रियों को दे दिया। और यहाँ भारतीय मंत्रियों से क्या तात्पर्य है, तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, वो नहीं। यहाँ पर भारतीय मंत्रियों का जो संदर्भ है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से है, जिसमें जो मंत्री शामिल हैं, भारतीय लोग शामिल हैं ना, उन्हें ये हस्तांतरित विषय दे दिए गए कि इनको आप लोग अपने अंडर में रखिए। और जो इम्पोर्टेंट विषय हैं वो आरक्षित कर लिए गए, जैसे कि रेवेन्यू है यानी राजस्व है, न्याय है, वित्त के कार्य हैं और पुलिस व्यवस्था है, ये सब गवर्नर जनरल ने अपने अंडर में ले लिया। और जो कम महत्वपूर्ण है जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्थानीय स्वशासन है, ये भारतीयों को दे दिए गए, क्योंकि इन पे अगर अच्छा कार्य नहीं होगा तो इस पे आलोचना की जाएगी, और आलोचना किसकी की जाएगी, तो भारतीयों की जाएगी, क्योंकि ये विषय भारतीयों को दे दिए गए थे, भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए थे। तो ये है द्वैत शासन व्यवस्था। और इस द्वैत शासन व्यवस्था का जनक कौन है, तो लियोनन कार्टिस इसका जनक है। ये भी याद रखें आप लोग कि द्वैत शासन का जनक कौन है, तो वो है लियोनन कार्टिस। इसके बाद फिर है 1935 का भारत शासन अधिनियम, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अधिनियम है अब 1935 का भारत शासन अधिनियम।
इसका आधार क्या था, इस अधिनियम का आधार क्या था? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो 1930 में दी गई, मोतीलाल नेहरू कमेटी की रिपोर्ट जो 1928 में सौंपी गई, और गोलमेज सम्मेलन की रिपोर्ट और ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तुत श्वेत पत्र, ये इसका आधार थे। और इस एक्ट के द्वारा प्रावधान क्या किए गए? तो अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया। इसी अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया गया और प्रांतों में जो द्वैत शासन था ना, वो अब केंद्र स्तर में लागू किया गया, यानी कि प्रांतों से द्वैत शासन हटा करके केंद्र स्तर पर लगा दिया गया, द्वैत शासन लागू किया गया। और इसके अलावा केंद्रीय विषयों को 3 सूची में बांट दिया गया, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। 3 विषयों में केंद्रीय विषय जो भी थे ना, उनको 3 सूची में बांट दिया गया। जैसा पीछे हमने देखा 1919 के अधिनियम में कि प्रांतों में द्वैत शासन जब लगाया गया तो प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, एक तो आरक्षित कर लिए गए और दूसरा हस्तांतरित कर दिए गए। लेकिन जब केंद्र स्तर पर लगाया गया द्वैत शासन तो केंद्रीय विषयों को 3 सूची में बांटा गया, संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची में कितने विषय थे? तो 59 यानी कि 59 विषय थे संघीय सूची में, और प्रांतीय सूची में 54 विषय थे, समवर्ती सूची में 36 विषयों को रखा गया। और इसके अलावा संघीय न्यायालय और संघीय बैंक की स्थापना की गई। संघीय बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना की गई और दोनों ही दिल्ली में स्थापित किए गए, संघीय न्यायालय भी और संघीय बैंक दोनों ही दिल्ली में स्थापित किए गए। तो हमने देखा था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1 वर्ष पश्चात 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो वो जो सुप्रीम कोर्ट था ना, वो कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट था। लेकिन 1935 के अधिनियम के तहत भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो रही है। कहाँ पर? तो दिल्ली में। यह न्यायालय दिल्ली में स्थित था। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसके मुख्य न्यायाधीश थे मॉरिस ग्वायर, सर मॉरिस ग्वायर इसके मुख्य न्यायाधीश थे। और मुख्य न्यायाधीश के अलावा इसमें अन्य न्यायाधीश थे, 6 अन्य न्यायाधीश भी थे, जिसमें कि 2 भारतीय भी शामिल थे। मुख्य न्यायाधीश हो गए मॉरिस ग्वायर, इनका नाम आप लोग याद रखें कि जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई 1935 में, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर मॉरिस ग्वायर थे। और इसमें 6 अन्य न्यायाधीश भी थे, और जो ये अन्य न्यायाधीश थे ना 6, इनमें 2 भारतीय भी शामिल थे। तो अगर भारतीय शामिल थे तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। तो इन भारतीय के नाम आप याद रखें कि जो 2 भारतीय शामिल थे ना अन्य न्यायाधीशों में, ये कौन थे? तो एक तो थे M.R. जैकब और दूसरे थे M.S. सुल्तान। ये 2 भारतीय न्यायाधीश थे। जो 6 अन्य न्यायाधीश थे ना, उनमें 2 भारतीय न्यायाधीश शामिल थे। और संघीय न्यायालय ने कार्य कब से प्रारंभ किया? तो 1 अक्टूबर 1937 से कार्य प्रारंभ किया। स्थापना हुई 1935 में और कार्य कब से प्रारंभ किया? तो 1 अक्टूबर 1937 से इसने कार्य प्रारंभ किया। और इस निर्णय के विरुद्ध इंग्लैंड में स्थित प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर संघीय न्यायालय के निर्णय से कोई संतुष्ट नहीं है, तो वो इंग्लैंड में स्थित प्रिवी काउंसिल में अपील कर सकता है। अब इसके कुछ अन्य प्रावधान भी हैं, वो भी देखते हैं। इसके अलावा 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया और कालांतर में इसी 1935 के अधिनियम के अनुसार 1937 में विधानसभा के चुनाव भी हुए, जिसमें 11 में से 8 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। 8 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। ठीक है, तो इसके तहत क्या किया गया? 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांत जो थे ना, उनमें विधानसभा का गठन किया गया और उसमें चुनाव कब होते हैं? तो 1937 में उसमें विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें कि पूछा जाता है कि कांग्रेस ने अपनी सरकार कितनी सीटों पर बनाई? तो 8 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी। और इसके अलावा इसी समय 11 में से 6 प्रांतों में से द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की गई। निम्न सदन को विधानसभा कहा गया और उच्च सदन को विधान परिषद कहा गया। तो आज भी यही व्यवस्था है। आज भी हम देखते हैं कि उच्च सदन यानी विधान परिषद को, राज्यों में उच्च सदन किसे कहते हैं? विधान परिषद को। और निम्न सदन किसे कहते हैं? विधानसभा को कहते हैं। तो यह व्यवस्था शुरू कब की गई? तो उस समय 1935 के अधिनियम में 11 ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे, उनमें से 6 प्रांतों में यह व्यवस्था शुरू की जाती है। और 1935 के अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्मा को भारत से किस अधिनियम द्वारा अलग किया गया? तो 1935 के अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। और इसी अधिनियम द्वारा उड़ीसा और सिंध नामक 2 नए प्रांतों का गठन किया गया। उड़ीसा और सिंध का गठन किस अधिनियम से हो रहा है? तो 1935 के अधिनियम से
उड़ीसा और सिंध प्रांत का गठन किया गया। और इसी अधिनियम द्वारा इंडिया काउंसिल परिषद, जिसकी स्थापना कब हुई, अस्तित्व में कब आई, तो ये 1858 में आई थी। इसे समाप्त कर दिया जाता है 1935 के अधिनियम से, इसको समाप्त कर दिया गया। इसके बाद फिर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। माउंटबेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। और इस विधेयक को पास कब किया गया, तो 18 जुलाई 1947 को इस विधेयक को पास कर दिया जाता है। तो माउंटबेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, पेश किया जाता है। और पास कब होता है, तो 18 जुलाई 1947 को पास कर दिया जाता है। और इसी के अनुसार 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाता है। हिंदुस्तान को पाकिस्तान में और भारत में बांट दिया जाता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत की स्थापना होती है। यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और 15 अगस्त को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो लियाकत अली बनते हैं। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं लियाकत अली और पहले गवर्नर बनते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बनते हैं, तो बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और गवर्नर कौन बनते हैं, तो माउंटबेटन। भारत आज़ाद होने के बाद भारत के पहले गवर्नर बने माउंटबेटन और पीएम कौन बनते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसी के साथ हमारा भारत का संवैधानिक विकास ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।